डचेस ऑफ माल्फी के ट्रेजेडी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें और क्वेश्चंस जैसे एग्जामिन द डचेस एज एन अर्ली फेमिनिस्ट हीरोइन। इनको अर्ली फेमिनिस्ट हीरोइन क्या हम कह सकते हैं, क्या यह सही है, वही हम लोग आज एग्जामिन करेंगे। जॉन वेबस्टर्स डचेस is widely regarded as one of the earliest feminist heroine। इनको शुरुआती दौर का फेमिनिस्ट हीरोइन कह सकते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर में बिकॉज शी चैलेंजेस द पैट्रियार्कल वैल्यूज ऑफ रेनेसा सोसाइटी, क्योंकि ये चैलेंज करती हैं जो पैट्रियार्कल वैल्यूज चली आ रही थी सदियों से। उनको रेनेसा सोसाइटी में पैट्रियार्कल वैल्यूज थी कि जो घर के मेल हैं वो ही डोमिनेट करेंगे, उनका फैसला जो उनका डिसीजन होगा वही सही होगा। तो ये एक पैट्रियार्कल वैल्यूज, जो पैट्रियार्कल सोच है उसको चैलेंज करती है। एज अ विडो शी refuses to let her brothers control her personal life and boldly chooses to marry Antonio। वो एक विडो हैं, प्ले में दिखाई गई हैं। वो रिफ्यूज करती हैं, मना कर देती हैं उनके भाई के कंट्रोल्स के, उनके भाई उन्हें कंट्रोल करें इस चीज़ से। उसकी पर्सनल लाइफ को वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। वो बोल्डली चूजेस टू मैरी एंटोनियो, वो चूज करती है कि वो एंटोनियो से शादी करेगी। अ मैन ऑफ लोअर सोशल स्टेटस, जो कि उनके स्टेटस का नहीं होता, फिर भी वो उससे शादी करती हैं। शी सीक्रेटली मैरीज हिम प्योरली आउट ऑफ लव। ये लव को दिखाता है। वो लव को देखती हैं, स्टेटस को दरकिरार करके उससे शादी करती हैं। दिस डिसीजन दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट देयर बिलीफ इन इंडिविजुअल फ्रीडम। ये दिखाता है कि कैसे ये इंसान का इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसकी चॉइस है, रादर देन सोशल कन्वेंशंस। रादर ये सोशल कन्वेंशन नहीं है कि हमने सेम स्टेटस में शादी करनी है। ये फ्रीडम को दर्शाता है उस समय के। इवन आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो देखिए बहुत अंतर नहीं है। आज भी लोग आज भी ज़्यादातर लोग शादियाँ फैमिली की मर्जी से, स्टेटस को देखते हुए करते हैं। द डचेस रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस। वो अपनी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करती हैं दैट वुमेन शुड रिमेन पैसिव एंड ओबीडियंट, कि औरत को हमेशा पैसिव रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, दबे हुए रहना चाहिए और ओबीडियंट रहना चाहिए, हमेशा आज्ञा माननी चाहिए। वो ऐसा नहीं मानती, वो इन सब को रिजेक्ट करती हैं। She asserts her right to make independent decisions regarding marriage। वो कहती हैं, वो मानती हैं कि उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए शादी को लेके, फैमिली को लेके और उनकी पर्सनल हैप्पीनेस को लेके। और फेमस स्टेटमेंट, उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आता है इस ट्रेजेडी में। दिस इज फ्लैश एंड ब्लड सर, remind Ferdinand that she is a human being with natural emotions and desires। ये दिखाता है जैसे दिस इज अ फ्लैश एंड ब्लड, कि हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, हमारी भी डिज़ायर्स हैं। हम सभी अलग नहीं हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है, डिज़ायर्स तो सेम ही है सभी की, इमोशंस तो सेम ही होते हैं सभी के पास। ऐसा तो है नहीं कि फीमेल तो उनके इमोशंस नहीं होते, क्या मेल है तो उनके इमोशंस नहीं होते। इवन इन द फेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, जब वो डेथ वो जेल में होती हैं या वो डेथ के करीब होती हैं, शी नेवर लूजेस हर करेज, वो कभी अपना करेज नहीं खोती। और डिग्निटी, ना अपनी डिग्निटी छोड़ती हैं वो। और लास्ट वर्ड, वो जब लास्ट वर्ड्स कहती हैं अपने मरने से पहले, वो उनकी डिग्निटी को शो करता है। कैसे?
आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल। वो कहती हैं कि मैं अभी भी डचेस ऑफ मल्फी हूँ, मैं चेंज नहीं हुई हूँ। अफ्रॉम दैट आइडेंटिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। ये दिखाती है कि वो अपने जो वैल्यूज़ हैं उनसे डगमगाई नहीं, वो उसकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, ये कोट करिएगा। आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल ऑल्दो शी इज़ फिजिकली डिफीटेड। हालांकि वो फिजिकली डिफीट कर दी जाती है, उसके साथ बहुत यातनाएं होती हैं बाय पेट्रियार्कल ऑपरेशन। जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसकी वजह से उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शी अचीव्स मोरल विक्ट्री थ्रू हर करेज एंड इंटेग्रिटी। फिर भी वो मोरल विक्ट्री को विजय करती हैं, मोरालिटी को जीतती हैं अपने करेज और इंटेग्रिटी के सहारे, अपने साहस के और अपनी ईमानदारी की वजह से। मॉडर्न फेमिनिस्ट क्रिटिक एडमायर्स हर बिकॉज शी चैलेंजेस मेल अथॉरिटी। तो ये इसलिए इनको अर्ली फेमिनिस्ट कहना सही है, क्योंकि ये मेल अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं, जो जो गलत चीज़ें थी उस समय की उनके अगेंस्ट बोलती हैं, करेज दिखाती हैं। एन असर्ट फीमेल एजेंसी इन द डीपली पेट्रियार्कल सोसाइटी। एक फीमेल वॉइस को वो रिकॉग्नाइज कराना चाहती हैं एक डीपली रूटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी में। इसलिए therefore the Duchess represent the struggle for women's autonomy, making her one of the most memorable female protagonists in Renaissance drama। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डचेस रिप्रेजेंट करती है वुमेन का स्ट्रगल को, उनकी स्ट्रगल ऑफ ऑटोनॉमी, कि उनके उनके जो हक हैं, उनकी आवाज़ है वो दबाई जा रही है। मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फीमेल प्रोटैगनिस्ट। बहुत बहुत ही बेहतरीन फीमेल प्रोटैगनिस्ट रही हैं ये, इनको अभी तक लोग याद करते हैं रेनेसा ड्रामा की, है ना। तो इसीलिए ये ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक अगला क्वेश्चंस और करेंगे इसी के साथ ही। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ बसोला। बसोला का कैरेक्टर हम डिस्कस कर देंगे इन द डचेस ऑफ मालवी। बसोला कौन था? स्पाई था, याद है ना, दोनों भाइयों का, फर्डिनेंड एंड कार्डिनल, इनका स्पाई होता है ये। यही बताता है कि डचेस की शादी हो गई है एंटोनियो से। बसोला इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड साइकोलॉजिकल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि ये किसकी साइड है। हाँ, शुरुआत में ये कभी तो अभी पता चलेगा आपको कि ये कैसे लास्ट में फर्डिनेंड से रिवेंज लेता है, पहले उन्हीं के लिए काम करता है। ये एक राउंड कैरेक्टर है, साइकोलॉजिकल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द डचेस ऑफ माल्फी। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ही सर्व्स एज फर्डिनेंड स्पाई। वो एक फर्डिनेंड का स्पाई की तरह काम करता है शुरुआत में। एंड इज अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व द डचेस आफ्टर हर सीक्रेट मैरिज। उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो ऑब्जर्व करे डचेस को, उस पर नज़र रखे और पता लगाए उसकी सीक्रेट मैरिज के बारे में। Although he initially accepts this role in the hope of gaining wealth and promotion। शुरुआत में वो एक्सेप्ट करता है इस रोल को, और वो इसलिए भी करता है ताकि उसे कुछ पैसा मिले, प्रमोशन मिले। He gradually realizes that he has become a tool in the hands of corrupt rulers। लेकिन उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो एक टूल बन के रह गया है इन द हैंड्स ऑफ करप्ट रूलर्स। ये जो दो करप्ट रूलर्स थे, इनके हाथों का। Baswala is often described as malcontent because he is dissatisfied with society। वो सोसाइटी से सेटिस्फाई नहीं है। एंड फर्डिनेंड्स एंड फ्रीक्वेंटली कमेंट्स ऑन इट्स करप्शन, इनजस्टिस एंड हिपोक्रेसी। और वो कमेंट करता है करप्शन पे, इनजस्टिस पे और हिपोक्रेसी पे। His observation gives the play its philosophical depth। उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, वो इस प्ले को फिलोसफिकल डेप्थ, साइकोलॉजिकल डेप्थ ये सब देती हैं। डिस्पाइट हिज सिनिकल नेचर, ये उसका रवैया बहुत अच्छा नहीं होता। ही पोजेस अ स्ट्रॉन्ग मोरल कॉन्साइंस, लेकिन फिर भी उसका जो
मोरल कॉन्साइंस है, जो उसकी मोरालिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है कि ये सही है, ये गलत है, ये वो समझता है। which being which begins to trouble him after witnessing the Duchess suffering and murder, जिसकी वजह से उसको शुरुआत करनी पड़ती है, वो उसको परेशान करती है। विटनेसिंग द डचेस सफरिंग एंड मर्डर, जब वो डचेस की डेथ देखता है, उसका सफरिंग देखता है, तो उसको रियलाइज होता है कि जो मैंने किया वो सही नहीं किया। उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। His transformation from an ambitious servant to an avenger form one of the central development of the play। और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक इस प्ले का सेंट्रल डेवलपमेंट है। ठीक है। फिल्ड्स विद गिल्ट, ये गिल्ट से भरा हुआ है क्योंकि इसकी वजह से डचेस की जान चली गई। इसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फर्डिनेंड को दी और उसकी वजह से उसको टॉर्चर किया गया और मार दिया। बसोला टर्न्स अगेंस्ट फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल, अल्टीमेटली किलिंग देम। उनके खिलाफ हो जाता है और बाद में उनको दोनों को मार देता है। हाउएवर, हालांकि ही हिमसेल्फ डाइज, वो खुद भी मर जाता है इन दिस प्रोसेस। इन सब के दौरान उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। हाईलाइटिंग द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवेंज, ये हाईलाइट करता है कि कैसे रिवेंज के जो परिणाम हैं वो ट्रेजिक ही होते हैं। बसोला इज नीदर कम्प्लीटली गुड नॉर एंटायरली इवल, वो बसोला का कैरेक्टर ऐसा है जो अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं है। ना तो वो पूरी तरह से बुरा ही है, ना ही वो पूरी तरह से अच्छा ही कैरेक्टर है। His inner conflict between ambition and morality makes him a realistic and tragic figure। उसका जो एम्बिशन है, मोरालिटी, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है एम्बिशन का और मोरालिटी का, वो उसे एक रियलिस्टिक और ट्रेजिक फिगर बनाता है। एक तरफ उसकी एम्बिशन है कि मेरा प्रमोशन हो, पैसा मिले मुझे, दूसरी तरफ उसकी मोरालिटी है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। इन दोनों के बीच में वो फंस कर रह जाता है। शुरुआत में वो फर्डिनेंड का साथ देता है, बाद में उसे लगता है कि नहीं, मैंने जो किया गलत किया। उसका सेल्फ रियलाइजेशन होता है। वेबस्टर यूजेस बसोला टू एक्सपोज द करप्शन ऑफ द जैकोबियन कोर्ट, वो बसोला को यूज करते हैं वेबस्टर करप्शन को, जैकोबियन कोर्ट के करप्शन को दिखाने में। एंड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ पावर कैन करप्ट, और दिखाते हैं कि कैसे पावर करप्ट कर सकती है इंसान को, इंडिविजुअल, विच लीविंग रूम फॉर रिपेंटेंस एंड मोरल अवेकनिंग, और जो उसे एक एक रिपेंटेंस का मौका भी देती है और मोरल अवेकनिंग का, कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप चेंज हो सकते हैं। तो उस समय की ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में से एक है। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी। बाकी इसका लास्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।